Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about cooperative learning. सहकारी अधिगम। सहकारी अधिगम क्या होता है? आज हम बात करेंगे कि सहकारी अधिगम क्या होता है। सहकारी अधिगम एक शैक्षिक उपागम है जिसका लक्ष्य कक्षा कक्ष गतिविधियां और सामाजिक अधिगम अनुभवों को ऑर्गेनाइज करना है। ऐसी परिस्थिति में बच्चे एक साथ काम करते हैं, उनके कुछ शेयर्ड गोल्स होते हैं। इन गोल्स को पूरा करने के लिए वे एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होते हैं। इसमें ग्रुप बना दिए जाते हैं और जो उसमें मेंबर होते हैं वे एक दूसरे को सहयोग और सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे को मोटिवेशन देते हैं। इनमें ये एक दूसरे के प्रति और सम्मान और विश्वास की भावना रखते हैं। इस प्रकार सहकारी अधिगम एक दूसरे की मदद के लिए या सहायता के लिए, जहां विद्यार्थी एक साथ काम करते हैं, एक प्रकार के लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और उनमें एक दूसरे के प्रति अंतर्निर्भरता रहती है, वह सहकारी अधिगम यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग कहलाता है। इसमें एक तरह से बच्चे में सहकारिता की, सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। अब हम देखेंगे कि जो प्रोफेसर S.K. दुबे हैं, उन्होंने सहकारी अधिगम के बारे में क्या कहा है। सहकारी अधिगम का आशय छात्रों को समूह में कार्य करने के लिए और उनकी सहयोगी प्रवृत्ति का विकास करने में विविध विधियों से है, जिनके माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी रूप में संपन्न किया जा सकता है। यानी कि जो सहकारी अधिगम है उसमें छात्रों को समूहों में विभाजित कर दिया जाता है, उन्हें कुछ कार्य दिए जाते हैं और उनमें एक दूसरे के प्रति सहयोगी प्रवृत्ति का विकास किया जाता है। इसमें ऐसी विधियों को शामिल किया जाता है जिनके माध्यम से जो शैक्षिक अधिगम प्रक्रिया है उसको प्रभावी रूप से संपन्न किया जा सके। सहकारी अधिगम की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है। सहकारी अधिगम एक तरह से शिक्षण की एक सहायक प्रविधि है। इसमें परिपाक के लिए यानी कि असिमुलेशन के लिए अवसर दिया जाता है और जो पाठ्य वस्तु है उसका भी असिमुलेशन किया जाता है। इसमें छात्र पाठ्य वस्तु को अपने ढंग से समझने और बोधगम्य करने का प्रयास करते हैं। यह जो प्रविधि है वो छात्र केंद्रित है। इसमें छात्र अधिक क्रियाशील रहते हैं। सहकारी अधिगम एक तरह से प्रजातांत्रिक विधि है। इसमें जो भी मेंबर्स या बालक कार्य करते हैं उनको पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। सहकारी अधिगम की जो प्रविधि है यह शिक्षण व्यवस्था में प्रस्तुतिकरण के बाद प्रयुक्त की जाती है और इसमें छात्र अपने ढंग से सीखते हैं, इसलिए इसे स्व अधिगम भी कहा जाता है। इस विधि में बालकों को स्व अधिगम करने का अवसर मिलता है और सामूहिक रूप से कार्य करने का अवसर भी प्राप्त होता है। इसमें जो पाठ्य वस्तु या पाठ्य सामग्री या सहायक सामग्री होती है उसका उपयोग भी छात्र स्वयं ही करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो सहकारी अधिगम है उसमें कुछ तत्वों को समावेशित किया गया है और यह कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व हैं। जॉनसन एंड जॉनसन ने अपने रिसर्च पेपर में 1991 में यानी कि 1991 में 5 ऐसे तत्वों की बात जो कोऑपरेटिव लर्निंग में सहायक होते हैं। इसमें सबसे पहला है सकारात्मक अन्योन्याश्रय यानी कि सकारात्मक अंतर्निर्भरता। हम सभी जानते हैं कि जहाँ पर ग्रुप में सकारात्मक अंतर्निर्भरता नहीं होती है वह ग्रुप सही से कार्य नहीं कर पाता है। इसलिए इनमें ग्रुप में जो लक्ष्य रखे गए हैं
वो सभी को स्पष्ट होने चाहिए। जो टास्क दिया गया है वह भी सभी को क्लियर होनी चाहिए। ग्रुप में जो मेंबर हैं वो एक दूसरे से कैसे सहभागिता निभाते हैं, उन्हें यह बात पहले से ही समझा दी जाती है कि हम तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक हम में से प्रत्येक सफल नहीं होगा। ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं वो जब अपने अपने टास्क पर काम करते हैं तो वे एक दूसरे पर सकारात्मक रूप से अंतर्निर्भर होते हैं। ग्रुप में जो प्रत्येक व्यक्ति हैं वे तभी सफल होंगे जब ग्रुप लर्निंग सफल होगी। इसके लिए कहा गया है कि यदि एक फेल होता है तो सब फेल होते हैं और यदि एक सफल होता है तो सभी सफल होते हैं। यानी कि इसमें एक दूसरे की सफलता के लिए सभी बराबर रूप से भागीदारी रखते हैं। सहकारी अधिगम के लिए जो दूसरा एलिमेंट आवश्यक है वो है व्यक्तिगत और समूह जवाबदेही। इसमें समूह का प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्तरदायी होता है, यानी कि इसे स्वयं और सामूहिक दोनों रूपों से ही कार्य को गिना जाता है। लेकिन इसमें प्रत्येक व्यक्ति के कार्य को उसकी परफॉर्मेंस को तो गिना जाता है, लेकिन जब निर्णय लिया जाता है तो वह पूरे समूह के रूप में लिया जाता है, यानी कि तब पूरे समूह की भागीदारी को गिना जाता है। तीसरे प्रकार का जो एलिमेंट है वो है प्रोमेटिव इंटरैक्शन, यानी कि संवर्धित बातचीत। इसमें जो समूह में मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को कार्य करने के लिए साथ देते हैं, कार्य को पूरा करने के लिए एक दूसरे को समझाते हैं। यदि किसी कार्य को पूरा करने के लिए दूसरे व्यक्ति के पास किसी प्रकार के साधन नहीं होते हैं या स्रोत नहीं होते हैं, तो जिसके पास ऐसे साधन मौजूद हैं जो दूसरे के काम आ सकें, वह उन्हें अपने साधन दे देते हैं। इसमें सभी जो मेंबर्स होते हैं एक संस्था के रूप में नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये एक दूसरे को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और अधिगम को आगे बढ़ाते हैं और एक दूसरे को जो सहकारी या सामूहिक रूप से जो लक्ष्य निर्धारित है उनकी ओर बढ़ते हैं। सहकारी अधिगम का जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स। यह माना जाता है कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है और उसमें जो मेंबर होते हैं वे किसी टास्क को पूरा भी करते हैं और एक टीम में वर्क करना भी पसंद करते हैं। एक साथ काम करने से उनमें प्रभावी निर्णय लेने की क्षमता, एक दूसरे पर विश्वास कैसे रखा जाता है, कम्युनिकेशन करना वे सीख जाते हैं और यह जान जाते हैं कि कैसे लीडरशिप की जाती है। और यदि ग्रुप में कोई व्यक्ति किसी कारण से कार्य नहीं कर पा रहा है तो उसको पूरा सहयोग देते हैं और जो भी इस कार्य को पूरा करने के लिए कौशल होते हैं उनके प्रति वो प्रेरित रहते हैं और साथ साथ एक दूसरे के विचारों को अपनाना सीख जाते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग का जो लास्ट एलिमेंट है वो है ग्रुप प्रोसेसिंग, यानी कि समूह प्रसंस्करण। इसमें ग्रुप के जितने भी मेंबर होते हैं वे एक साथ चर्चा करते हैं कि कैसे समूह के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाए, कौन सी क्रिया या व्यवहार हमारे लिए इस कार्य को करने के लिए मददगार हो सकते हैं, किन क्रियाओं को हमें करना है और किन व्यवहारों को हमें छोड़ना है। और लगातार समूह में रहकर हर क्रिएटिविटी की ये चर्चा करते हैं और उसको सावधानी पूर्वक विश्लेषित करते हैं। इस प्रकार जो कोऑपरेटिव लर्निंग का प्रमुख उद्देश्य है वह है कक्षा की गतिविधियों में सैद्धांतिक और सामाजिक रूप से सीखने के अनुभव प्राप्त करना। सहकारी अधिगम को 3 प्रकारों में बांटा गया है। फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि औपचारिक सहकारी अधिगम, इनफॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि
अनौपचारिक सहकारी अधिगम और थर्ड है कोऑपरेटिव बेस्ड ग्रुप यानी सहकारी आधारित समूह। जो फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग है यह एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां किसी एक कॉमन टास्क पर या बहुत सारे टास्क या प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें एक साथ एक पूरा ग्रुप बना दिया जाता है, या फिर जो पूरी कक्षा है यदि उसमें 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों का 10-10 का 4 ग्रुप बना दिए जाते हैं, या फिर 5-5 बच्चों के 8 ग्रुप बना दिए जाते हैं। जो फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग होती है उसमें ग्रुप में जो कोई एक्टिविटी करवानी है तो क्या इंस्ट्रक्शन देने हैं, क्या एक्टिविटी करवानी है, किस तरह से ग्रुप बनाए जाएंगे, सीखने के बाद क्या परिणाम हो सकते हैं, इन सबको डिस्कस किया जाता है। विद्यार्थियों का अध्यापक द्वारा इसमें विद्यार्थियों का निरीक्षण भी किया जाता है और जहां आवश्यकता होती है वहां उनकी सीखने में मदद भी की जाती है। इस प्रकार की जो कोऑपरेटिव लर्निंग है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने के लिए काम में लाई जाती है। दूसरे प्रकार की जो कोऑपरेटिव लर्निंग है वो है इनफॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि अनौपचारिक सहकारी अधिगम। इस प्रकार के सहकारी अधिगम में ग्रुप तो बनाए जाते हैं, इनके उद्देश्य भी होते हैं, ये एक साथ एक दूसरे को सहयोग भी करते हैं, लेकिन यह ग्रुप टेम्परेरी होता है, यानी कि इस ग्रुप में कक्षा में यदि किसी बात पर चर्चा की जानी है, कक्षा में यदि कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं या फिर बालकों का किसी पाठ्य वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना है तो इस प्रकार की लर्निंग को काम में लिया जाता है। इसमें कक्षा में पढ़ाते हुए हम थोड़ी देर के लिए ही किसी बिंदु पर चर्चा करते हैं, यानी कि किसी बिंदु पर चर्चा करने के लिए 1 या 2 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का समय लिया जाता है। इसमें बड़े ग्रुप नहीं बनाए जाते बल्कि छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं, यानी कि छोटे ग्रुप बनाकर ही डिस्कशन किया जाता है। तीसरे प्रकार का जो सहकारी अधिगम है वो है कोऑपरेटिव बेस्ड ग्रुप यानी सहकारी आधारित समूह। इस प्रकार के अधिगम में लंबे समय के लिए उद्देश्य या लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। इसमें जब एक लक्ष्य पूरा हो जाता है तो फिर नया लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाता है और इन सभी लक्ष्यों पर जो भी ग्रुप मेंबर बनाए गए हैं वे एक साथ कार्य करते हैं। इसमें ग्रुप में एक बार जिन लोगों को रख लिया जाता है उन्हीं के साथ लंबे समय तक कार्य किया जाता है, यानी कि जो कोऑपरेटिव बेस्ड ग्रुप है या सहकारी आधारित जो समूह है उसमें बार बार ग्रुप मेंबर्स को बदला नहीं जाता है। जबकि जो फॉर्मल यानी कि औपचारिक सहकारी अधिगम है उसमें जब बालकों को कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है तो एक प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के बाद यदि दूसरा प्रोजेक्ट दिया जा रहा है तो उसमें बालकों को बदल भी दिया जाता है। सहकारी आधारित समूह में एक बार जो लोग निर्धारित कर दिए जाते हैं उन्हीं के साथ लंबे समय तक कार्य किया जाता है। मान लीजिए कि हमें किसी क्षेत्र में रिसर्च करनी है तो इसमें जो मेंबर रखे गए हैं वो स्थायी होंगे, यानी कि मेंबर्स को बदला नहीं जाएगा। इसमें अधिगम करने के लिए सभी एक दूसरे को लंबे समय तक सहयोग करते हैं, कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं और इनमें सभी के कार्यों की गणना की जाती है। इस प्रकार जो सहकारी अधिगम है एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया या अधिगम व्यू रचना है जिसमें विद्यार्थियों को स्वयं ही एक समूह के अंतर्गत सहकारी पद्धति का अनुसरण करते हुए अधिगम अर्जन करना होता है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए कुछ नियम आवश्यक होते हैं। इसी प्रकार सहकारी अधिगम के लिए भी कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहला है जो
पाठ्य सामग्री होती है, यानी कि समूह अधिगम करवाते वक्त जो भी पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है उसी का छात्रों द्वारा उपयोग किया जाता है। सहकारी अधिगम में छात्रों में सहयोग की भावना का विकास होता है और उन्हें यह ध्यान रखना पड़ता है कि हमें इस अधिगम में मिलजुल कर कार्य करना है। सहकारी अधिगम में बालक को अधिक क्रियाशील रहना पड़ता है और इसमें बालक स्वयं अपने ढंग से सीखने और समझने का अवसर प्राप्त करता है। अब हम जानेंगे कि जो सहकारी अधिगम है उसकी क्रियान्विति किस प्रकार की जाती है। सहकारी अधिगम के क्रियान्वयन के लिए इसको 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पूर्व क्रियान्विति चरण, क्रियान्विति के समय या क्रियान्विति चरण और पश्चात क्रियान्विति चरण। सबसे पहला जो फेज या चरण आता है वो है प्री इम्प्लीमेंटेशन फेज, यानी कि पूर्व क्रियान्विति चरण। इस चरण में सहकारी जो अधिगम है उसकी क्रियान्विति से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। इसमें हमें कुछ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन्हें स्पेसिफाई करना होता है। हमारे समूह का साइज क्या होना चाहिए, यानी कि एक ग्रुप में हमें कितने बच्चों को रखना है, 4 बच्चों को रखना है, 5 बच्चों को रखना है, या फिर कितने ग्रुप बनाए जाने हैं, 2 ग्रुप बनाए जाने हैं या 8 ग्रुप बनाए जाने हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। इसमें हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्लान करते हैं, यानी कि क्या मटेरियल या कौन सी सामग्री का हमें प्रयोग करना है। जो ग्रुप बनाया गया है उसमें किस व्यक्ति को क्या रोल देंगे और उसके व्यक्तिगत रूप से उसे कौन सा काम देंगे। बच्चों को इसमें अपनी भूमिका को चुनने का पूरा अवसर दिया जाता है और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के अवसर प्राप्त होते हैं। दूसरा जो फेज है वो है इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि क्रियान्विति। क्रियान्विति के समय एक अध्यापक के रूप में जब कोऑपरेटिव लर्निंग स्टार्ट होती है तो हम विद्यार्थियों के जो व्यवहार होता है उसको मॉनिटर करते हैं कि वे क्या कार्य कर रहे हैं। यदि आवश्यकता होती है तो हम उनसे कार्य के बीच में हस्तक्षेप करते हैं, यानी कि उनसे बातचीत करते हैं और साक्षात्कार करते हैं। यदि उनको हमारी सहायता की ज़रूरत होती है तो हम उनकी मदद भी करते हैं और हमें लगता है कि इन्हें मोटिवेशन देने की या प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है तो उन्हें प्रोत्साहन भी दिया जाता है। नेक्स्ट जो स्टेप या फेज आता है वो है पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि क्रियान्विति के पश्चात क्या क्या कार्य किए जाते हैं। इसके अंतर्गत हम विद्यार्थियों को कहते हैं कि आपने अब तक जो भी कार्य किया है उसे समराइज करें। उनकी लर्निंग को इवेल्युएट करते हैं, यानी कि उनका जो भी अब तक अधिगम किया गया है उसका हम मूल्यांकन करते हैं और जो कुछ भी उन्होंने अब तक किया उसका क्या आउटपुट आया, विद्यार्थियों ने उस कार्य को कैसे किया, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त किए, उस पर हम रिफ्लेक्ट करते हैं और विद्यार्थियों से भी कहते हैं कि इस पर आपका क्या रिफ्लेक्शन है, आप भी उसे प्रदर्शित करें। अब हम देखेंगे कि जब सहकारी अधिगम किया जाता है तो उससे क्या क्या लाभ सामने आते हैं। सहकारी अधिगम के माध्यम से छात्रों द्वारा एक ही विषय पर अधिक से अधिक सूचनाओं का संकलन किया जाता है और सार रूप में एक दूसरे से अनेक प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाएं जो हैं वो प्राप्त की जाती हैं। इस प्रक्रिया में छात्रों को एक दूसरे के साथ बैठकर एक ही विषय पर विचार विश्लेषण करने को दिया जाता है, जिससे सभी छात्र एक निश्चित समय में सही और सारगर्भित तथ्य तक पहुंच पाते हैं। इससे अधिगम स्तर जो है वो बढ़ता है। सहकारी अधिगम में छात्रों के द्वारा ही एक दूसरे की शैक्षिक और अशैक्षिक क्षेत्रों में सहायता प्रदान की जाती है। सहकारी अधिगम के माध्यम से
छात्रों में आत्मगौरव की और आत्मसम्मान की भावना विकसित होती है, क्योंकि इसमें अनेक अवसरों पर छात्रों द्वारा स्वयं एक दूसरे को ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस प्रकार के अधिगम में सकारात्मक वातावरण का भी निर्माण होता है। छात्रों द्वारा एक दूसरे पर कार्य अंतर्निर्भरता और पुरस्कार अंतर्निर्भरता का प्रभाव देखा जाता है, जिससे छात्र प्रत्येक स्थिति में अपने समूह की अभिवृद्धि को विकसित करता है। सहकारी अधिगम के माध्यम से शैक्षिक वातावरण का भी निर्माण होता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक छात्र को एक दूसरे के कार्य से पृथक रूप में कार्य करने के लिए दिया जाता है। इसमें छात्रों को सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के अवसर प्राप्त होते हैं। सहकारी अधिगम के अंतर्गत विद्यालयी व्यवस्था में छात्रों की रुचि विकसित होती है, क्योंकि इसमें छात्रों को कार्यों की पूर्ण स्वतंत्रता होती है और लोकतंत्रीय वातावरण प्राप्त होता है। सहकारी अधिगम में संवेगात्मक स्थिरता का भी विकास होता है, क्योंकि इसमें छात्र एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और एक दूसरे के अकॉर्डिंग ही कार्य करते हैं। सहकारी अधिगम से छात्रों में चिंतन और तर्क शक्ति का विकास होता है और ये विभिन्न प्रकार की शैक्षिक समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। सहकारी अधिगम में सभी जो बालक होते हैं वो एक साथ कार्य करते हैं, मिलजुल कर कार्य करते हैं और सभी के विचारों को सुनते हैं। उससे उनमें स्वाभाविक रूप से ही तर्क और चिंतन शक्ति का विकास होता है। सहकारी अधिगम में शिक्षक द्वारा, शिक्षार्थियों द्वारा और अनुशिक्षकों के मध्य सहयोग और समर्पण की भावना विकसित होती है। इसके लिए पूरी तरह सभी लोग प्रयासरत रहते हैं। वर्तमान समय में भारतीय प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इसका उपयोग निरंतर किया जा रहा है। सहकारी अधिगम का सबसे बड़ा यह लाभ होता है कि इसमें सब बालक मिलजुल कर काम करते हैं, तो उन्हें आनंद का अनुभव होता है और विद्यार्थी एंजॉय करते हुए अपना काम करते हैं और एक दूसरे को प्रेरित करते रहते हैं। इसमें अंतर क्रिया करते हुए विद्यार्थी एंगेज रहते हैं और सक्रिय रहते हुए अधिगम की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। साथ ही साथ इसमें ग्रुप डिस्कशन होते हैं, जिससे बालकों में क्रिटिकल थिंकिंग उत्पन्न होती है, तो विद्यार्थी और अधिक सीखते हैं और लंबे समय तक वो अपनी मेमोरी में उसे रखते हैं। इसमें सबसे अधिक बच्चे में एक साथ काम करने का कौशल विकसित होता है, यानी कि ये एक टीम के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करते हैं। सहकारी अधिगम की जो प्रमुख युक्तियां हैं वो इस प्रकार हैं: थिंक, पेयर, शेयर, जिगसॉ, 3 स्टेप इंटरव्यू, राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग, 3 मिनट रिव्यू, नंबर्ड हेड्स टुगेदर, टीम, पेयर, सोलो और सर्किल द सेज। सबसे पहले हम बात करेंगे थिंक, पेयर, शेयर की। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि थिंक यानी सोचना, पेयर यानी जोड़े बनाना और शेयर यानी बांटना, यानी कि सोचिए, जोड़े बनाइए और बांटिए। इसमें एक प्रकार से 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले इसमें अध्यापक द्वारा बालकों को एक समस्या दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि इस पर आप व्यक्तिगत रूप से सोचें। एक एक करके अपने तरीके से सोचने के बाद वे ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, सर्वे करते हैं, डाटा का कलेक्शन करते हैं और समस्या के बारे में विचारों को इकट्ठा करके अपने विचारों को संगठित करते हैं। इसके पश्चात शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, क्यों द्वारा उनका उत्तर दिया जाता है और अपने सहपाठियों के साथ इनका आदान प्रदान करते हैं। उसके बाद वे चर्चा करते हैं कि एक दूसरे से सहमत हैं या असहमत। इसका उद्देश्य शिक्षकों को मुक्त चिंतन के लिए समय प्रदान करना
प्रतिभागिता को बढ़ावा देना और उन्हें अपने चिंतन को साझा करने के लिए अवसर प्रदान करना है। दूसरी जो कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज आती है वह है जिगसॉ। जिगसॉ जो है वो कोऑपरेटिव लर्निंग में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाली युक्ति है। खास तौर पे हम जब कोई खोज करनी हो, कोई प्रयोग करना हो या फिर समूह प्रोजेक्ट देने हो, तब हम जिगसॉ विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें हम बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं। इसमें अधिगमकर्ता अपने अनुभवों का एक दूसरे के अनुभवों को दूसरे को बताते हैं और एक ग्रुप में जो टास्क दी जाती है उसको कंप्लीट करने में मदद करते हैं। इसमें जो समूह बनाए जाते हैं, मान लीजिए 4 बच्चों का एक समूह है, तो उसमें जो बच्चे हैं उनकी योग्यता, उनका मेंटल लेवल और उनमें जो सेम स्किल्स हैं वो नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए 8 बच्चों का एक समूह बनाया गया है, तो उसमें जो बच्चे हैं उनकी जो योग्यता है, उनका जो मेंटल लेवल है और उनमें जो स्किल्स हैं वो सेम नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जिन बच्चों में 1 से स्किल्स हैं उन बच्चों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाए। यानी कि हर ग्रुप में एक ही तरह का विद्यार्थी होना चाहिए। इसमें हर ग्रुप को एक ही प्रकार की समस्या दी जाती है। हर ग्रुप अपने हिसाब से उस समस्या को सॉल्व करता है। अपने ज्ञान के आधार पर, पूर्व अनुभवों के आधार पर और अपनी क्षमता के अनुसार वे इसमें कार्य करते हैं। और जब समस्या का समाधान हो जाता है तो एक जैसे स्किल के जो बालक हैं उन बालकों को एक ही ग्रुप में वापस भेज दिया जाता है। उन्होंने अपने अपने ग्रुप में जो सीखा, जब उनको एक साथ कर दिया जाता है तो वे अपने अनुभवों को पूरी कक्षा में शेयर करते हैं और यह रणनीति बहुत ही प्रभावी होती है। नेक्स्ट जो युक्ति है वो है 3 स्टेप इंटरव्यू। यह इंटरव्यू ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए होता है जिनका कोई भी डेफिनेट आंसर नहीं होता है, यानी कि जिनका उत्तर यस और नो नहीं होता है। इसमें जो अध्यापक है वो किसी भी मुद्दे को, अपने विचारों को, अपने अनुभवों को या फिर कोई भी इश्यू पूरी कक्षा के सामने रखते हैं। उसके बाद अध्यापक द्वारा जब अध्यापक अपने विचारों को रख देता है तो विद्यार्थियों के जोड़े बना दिए जाते हैं और समाधान को या फिर विचारों को बेहतर बनाने के लिए जोड़े में इंटरव्यू लेते हैं। इस जोड़े में एक इंटरव्यू लेने वाला होता है और एक इंटरव्यू देने वाला होता है। इन विचारों को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। थोड़ी देर बाद एक दूसरे को एक्सचेंज कर दिया जाता है, यानी कि जो इंटरव्यू देने वाला है वो इंटरव्यू लेने वाला बन जाता है और जो इंटरव्यू लेने वाला है वो इंटरव्यू देने वाला बन जाता है। इसके बाद जब दोनों के बीच जो इंटरव्यू हुआ और जो विचार सामने आए वो पूरी कक्षा के सामने रखे जाते हैं। फिर कक्षा के सभी विद्यार्थी उस पर डिस्कस करते हैं, प्रश्न करते हैं, अपने आइडियाज देते हैं। इस प्रकार हम किसी भी सही निर्णय पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद जो स्ट्रेटजी आती है वह है राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसमें कक्षा को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक समूह में एक विद्यार्थी को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वह एज ए रिकॉर्डर की तरह ग्रुप में जो भी चर्चा होती है, बहस होती है या फिर जो भी क्रियाकलाप होंगे उनको रिकॉर्ड करेगा। जब उस बालक द्वारा रिकॉर्डिंग कर ली जाती है तो रिकॉर्डिंग के बाद अध्यापक समस्या का विभिन्न समाधानों के साथ कक्षा में प्रस्तुत करता है और विद्यार्थियों से कहता है कि यदि आपके पास भी कोई समाधान है तो उसे प्रस्तुत करें।
इसमें ग्रुप में जितने भी विद्यार्थी होते हैं ये एक एक करके समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हैं और अंत में जो रिकॉर्डिंग करता है वह पूरी कक्षा में जो भी आउटकम आया है उसे पूरी तरह से प्रदर्शित करता है, उसका प्रस्तुतिकरण करता है, उसे प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो कोऑपरेटिव लर्निंग की युक्ति आती है वो है 3 मिनट रिव्यू। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब कक्षा में पढ़ाते वक्त अचानक से किसी मुद्दे पर चर्चा की जाए। इसमें बालकों से कहा जाता है कि आप इस टॉपिक पर सोचें, विचार रखें अपने और फिर बताएं कि अब तक जो डिस्कशन की गई है उसका रिव्यू क्या आया है। इसमें बालकों को केवल 3 मिनट का समय दिया जाता है। एक तरह से इसमें शिक्षक द्वारा पहले कोई व्याख्यान दिया जाता है, फिर अचानक से यदि कोई महत्वपूर्ण बिंदु आ जाता है तो उस पर वह रुक जाता है और विद्यार्थियों से यह कहता है कि आप अपने साथी या समूह के सदस्यों के साथ अपने विचारों को डिस्कस करें और आपसी परिचर्चा में जो बिंदु अस्पष्ट लग रहे हैं उन्हें स्पष्ट करें। फिर आपस में प्रश्न पूछे जाएं। फिर शिक्षक द्वारा 3 मिनट के पश्चात प्रश्नोत्तर सत्र प्रारंभ किया जाता है, जिसमें उत्तर देने के लिए अन्य समूह के शिक्षार्थियों को भी प्रोत्साहित किया जाता है। कोऑपरेटिव लर्निंग की जो एक अन्य युक्ति है वो है नंबर्ड हेड्स टुगेदर। इस युक्ति में बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप में बांटकर कुछ नंबर दे दिए जाते हैं, फिर हर बच्चे को एक स्पेसिफिक नंबर दे दिया जाता है। जब अध्यापक द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है तो हर एक समूह से एक जैसे नंबर वाले बच्चों को एक साथ बुलाया जाता है और अध्यापक द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का समाधान करने के लिए वे आपस में चर्चा करते हैं और इस ग्रुप में काम करने के बाद अपने ग्रुप में वे वापस चले जाते हैं और वापस जाकर वो उस ग्रुप में लीडर का काम करते हैं। फिर अपने ग्रुप में से जो भी आइडियाज आते हैं वो पूरी कक्षा के सामने प्रेजेंट करते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग की जो नेक्स्ट युक्ति आती है वो है टीम पेयर सोलो। इसका प्रयोग हम ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए करते हैं जो बहुत ही गंभीर प्रकार के मुद्दे होते हैं, जिन पर कई बार एकल चिंतन करना संभव नहीं होता है। इसके अंतर्गत पहले बालक ऐसी समस्या की पूरी कक्षा में चर्चा करते हैं, यानी कि पूरी कक्षा को एक समूह के रूप में मानकर चर्चा करते हैं। उसके बाद वे जोड़े बनाते हैं और चिंतन करते हैं। चिंतन करने के बाद फिर वो एकल चिंतन करते हैं। यानी कि इस युक्ति का यह मतलब है कि जिन समस्याओं पर व्यक्तिगत चिंतन नहीं हो पाता है वे समस्याएं भी इस मेथड से इजी तरीके से सॉल्व हो जाती हैं। नेक्स्ट जो कोऑपरेटिव लर्निंग की युक्ति है वो है सर्किल द सेज। यहाँ सेज से तात्पर्य है किसी ज्ञानी या महात्मा से या किसी विशेषज्ञ से। यानी कि कहने का मतलब यह है कि किसी विशिष्ट प्रकार की जो जानकारी होती है वो हर किसी के पास नहीं होती है। ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यदि कोई प्रोजेक्ट दिया गया है जिसमें सभी बच्चों को शामिल नहीं किया जा सकता और वो प्रोजेक्ट बनाना भी सभी बच्चों के लिए आवश्यक होता है, या फिर कोई ऐसी जानकारी जो बाहर जाकर एकत्रित की जानी है और वहाँ सभी बच्चों को एक साथ नहीं ले जाया जा सकता। कुछ बच्चे हैं जो क्लास में, उनमें से कुछ बच्चों को ही 3-4 बच्चों को ही वहाँ ले जाया जाता है, जिससे वे वहाँ जाकर उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करके लाते हैं। फिर वो विद्यालय में या क्लास में आकर उसे बताते हैं,
जितने भी विद्यार्थी बाहर जाकर जानकारी एकत्र करके लाते हैं, उनमें से एक एक बालक को पूरी कक्षा में ग्रुप बनाकर उनका लीडर बना दिया जाता है और वे बच्चे अपनी जानकारी को अपने ग्रुप में प्रस्तुत करते हैं। फिर वही जानकारी पूरी कक्षा में प्रस्तुत की जाती है। इस प्रकार जो प्रोजेक्ट से संबंधित विशिष्ट प्रकार की जानकारी होती है वो कक्षा के सभी बालकों तक पहुंच जाती है। इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार की जो सहकारी अधिगम युक्तियां हैं, इनका प्रयोग करके कक्षा अध्ययन को अधिक रुचिकर बना सकते हैं। इस प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं वो शिक्षार्थियों की तर्क क्षमता को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करती हैं।